हेलो। तो ओके, हम एफबीडी का चैप्टर पढ़ रहे थे, फोर्स एंड एफबीडी फॉर आईआईटी जेईई नीट। हम उसमें कुछ फोर्सेस पढ़े थे, प्रीवियस वीडियो हमने बनाई थी तो उसमें कुछ फोर्सेस हमने पढ़े थे, नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन। आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पढ़ेंगे आज हम लोग। तो हम लोग फ्रिक्शन स्टार्ट कर रहे हैं फॉर आईआईटी जेईई नीट। तो स्टूडेंट्स आप लोग तैयार हो जाइए। फ्रिक्शन में बात हम करेंगे कि फ्रिक्शन होता क्या है। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज रिलेटिव मोशन। लोगों को पता है कि केवल मोशन होता है, बट ये गलत है, रिलेटिव मोशन भी होता है। रिलेटिव मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन ऑलवेज। तो डिफिनेशन आप लोग लिखेंगे, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन, अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये नोट करेंगे और देन पढ़ेंगे हम फ्रिक्शन को आराम से। क्लियर गाइस? जितने भी नीट हैं, नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे और आईआईटी की कर रहे हैं, थोड़ा इन पे ध्यान दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एफबीडी का मेन बंदा है, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे अभी। तो फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन दो टाइप का होता है गाइस। फ्रिक्शन होता है एक स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक है, स्टैटिक नहीं, स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे कि फ्रिक्शन की कहानी हुई क्या और कैसे क्या हुआ फ्रिक्शन, फिर देखेंगे कि टाइप कैसे बनेगा। मान लीजिए कि एक टेबल है, ओके। इस टेबल पे हमने कोई ब्लॉक रखा है और ये जो टेबल है वो खुरदुरा है, मतलब स्मूथ नहीं है, रफनेस है इसके अंदर, कुछ रफ है। अब हमने क्या किया, इधर से इसके ऊपर एक न्यूटन का फोर्स लगाया, कोई भी एक F न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, और ये ब्लॉक चलने को तैयार नहीं है, रुका हुआ है। कोई तो फोर्स होगा जो इस फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, फ्रिक्शन की वजह से वो बैलेंस होगा। यहाँ पे हम +1 न्यूटन का और फोर्स लगाए, फिर भी बॉडी चलने को तैयार नहीं है, फिर भी बॉडी स्टैटिक है। इसका मतलब कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। यदि मैं थोड़ा सा और फोर्स बढ़ाऊं फिर भी बॉडी चलने को तैयार नहीं है, फिर भी कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। और देखो, जब कोई फोर्स नहीं लग रहा था तब भी कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? 0। ये है बेटा। अब मान लीजिए मैं कहूँ कि यदि मैं थोड़ा भी 0.1 न्यूटन का भी यदि फोर्स लगा दूं तो ये बॉडी चलना स्टार्ट कर देगी। इसका मतलब इस समय जो ये फोर्स लग रहा था, मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर रहा था मैं जब बॉडी स्टैटिक थी, तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन आपका लग रहा था। मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेकर के Fs मैक्सिमम तक बढ़ती है। इसके Fs मैक्सिमम से अप्लाइड फोर्स की वैल्यू के बाद यदि मैं फोर्स और बढ़ा दूं तो बॉडी स्टार्ट हो जाती है चलना, और वो फ्रिक्शन बदल जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो, हमने देखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन तब जब बॉडी स्टैटिक हो। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 फोर्स लगाया था तब भी स्टैटिक फ्रिक्शन था,
मैंने कुछ फोर्स बढ़ाया 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 फिर भी स्टैटिक था, और मैक्सिमम एक फोर्स लगाया कुछ भी, ये एफ मैक्सिमम लगाया, तब तक बॉडी स्टैटिक थी। यहाँ पे बॉडी क्या थी? स्टैटिक थी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है 0 से लेकर के मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन तक, मैक्सिमम फोर्स तक वेरी कर सकती है। और जब मैक्सिमम फोर्स जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन जब लग रहा होता है मैक्सिमम, उसको एफएस मैक्स बोल सकते हो आप। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेकर के एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है, और इस मैक्सिमम वैल्यू के बाद काइनेटिक फ्रिक्शन बदल जाता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन कल मैंने बताया था कि हमेशा कांस्टेंट रहता है फॉर अ गिवन बॉडी के लिए, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो हमने ये समझा कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज होती है 0 टू मैक्सिमम, बट काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहता है। ये बात हमने समझा है। यदि मैं इसको ग्राफ देखना चाहूँ इसका मैं, तो ये मैं देख रहा हूँ। मान लो ये है आपके पास, थोड़ा सा और पास कर लेते हैं। मान लो ये है आपके पास अप्लाइड फोर्स, जो हम अप्लाई कर रहे थे, अप्लाइड फोर्स, और ये है हमारे पास फ्रिक्शन। देखो, जब हमारा अप्लाइड फोर्स 0 था तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 0 था। जैसे जैसे हमने अप्लाइड फोर्स बढ़ाना शुरू किया, वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ना शुरू हुई, और उसको इस अप्लाइड फोर्स को कैंसिल आउट करना शुरू किया, जिससे हमारे ब्लॉक में कोई मोशन नहीं आया। कब तक? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ता गया। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ेगा। कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन। कहाँ तक बढ़ेगा मैक्सिमम? वो सिर्फ बढ़ेगा आपके पास एफएस की मैक्सिमम वैल्यू तक। तो आप मान लो सपोज इसको क्या बोलोगे, ये जो फोर्स है क्या है वो एफएस की मैक्सिमम वैल्यू, एफएस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्स वैल्यू। ये वाला ग्राफ का ये वाला एक्सिस क्या दिखा रहा है बेटा? फ्रिक्शन को दिखा रहा है। ये वाला क्या दिख रहा है? अप्लाइड फोर्स को दिखा रहा है। देखो, जैसे जैसे मैंने अप्लाइड फोर्स लगाया वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ये एफएस मैक्सिमम फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बाद अब फ्रिक्शन चेंज होगा, बॉडी चलना शुरू होगी, और वो फ्रिक्शन प्ले जो आएगा रोल में उसका नाम होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और वैल्यू तुरंत गिरेगी और गिर के कांस्टेंट हो जाएगी। और इस वक्त ये जो भी फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन है एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन ये देखो कांस्टेंट है, कभी बड़ा घटा नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम तक जा रहा है। तो ये हमारा ग्राफ है। तो यदि पॉइंट आप नोट करना चाहो तो पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, और उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, और उसकी वैल्यू मैक्सिमम फोर्स तक जा सकती है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन 0 भी है और ये स्टैटिक फ्रिक्शन एफ भी है। और जब स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम है तो उसको हम बोलते हैं एफएस मैक्स। कुछ लोग इसको इसी को बोलते हैं एफएस लिमिट, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जितना अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद बॉडी स्टैटिक नहीं रहेगी। जब एफएस मैक्सिमम से ज़्यादा अप्लाइड फोर्स आप लगा दोगे तो बॉडी मूव कर जाएगी, और जब बॉडी मूव कर जाएगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रह पाएगा, चेंज हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाएगा। क्लियर?
अब हमने एक बात और पढ़ी कि एफ के दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है गाइस, जिसको याद रखना, ये लिख लो, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहता है। अब इतनी बातें जिसको नोट करना है वो कर ले, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं इसको रब करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। देखिए कुछ बातें जो हमको दिखेंगी यहाँ से क्लियरली, वो ये दिखने वाली हैं। फ्रिक्शन क्या करता है? अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। रिलेटिव मोशन, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अब यहाँ पे समझना ये है कुछ बातें कि जब सरफेस स्मूथ हुआ तो फ्रिक्शन तो लगेगा ही नहीं, तो सरफेस यहाँ पे रफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रफ। रफनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कोफिशिएंट होता है, उस कोफिशिएंट का नाम, रफनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको म्यू बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। भैया ये आईआईटी वाले जिसको भी आराम से फटाफट क्वेश्चन निकालने हैं, कंसेप्ट थोड़े देख लो भैया। कुछ 7-8 फोर्सेज मैं पढ़ाऊंगा, प्रीवियस वीडियो में मैं 3-4 फोर्सेज पढ़ाया हूँ, आज भी मैं 2-3 फोर्सेज पढ़ाऊंगा, और इस तरह से सारे हम एफबीडी के क्वेश्चन कर पाएंगे। और ये सारी एफबीडी हमारी पूरे फिजिक्स में काम आ रही है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एफबीडी के क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन बेसिक्स आपके पास होगा तब जाके बात बनेगी। और ये सीबीएसई लेवल की बात नहीं है कि हम पूरी थियरी लिखें, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। और वैसे जो मैं बोल रहा हूँ यदि आप इसको लिख लो तो सीबीएसई में लिखो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू होता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब रफनेस को रिप्रेजेंट करता है। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है म्यू, इसको हम दो टाइप से बात करते हैं। एक हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस, और एक हम बात करते हैं म्यू के, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो दो बातें आपको याद रखनी है, म्यू एस और म्यू के याद रखनी है। क्लियर? दो टाइप का होता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? रफनेस को। रफनेस को रिप्रेजेंट करता है कि सरफेस रफ है, खुरदुरा है। ठीक है, अब हम बताते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के हिसाब से कैसे फ्रिक्शन को हम इवेलुएट कर सकते हैं। तो हमने समझा कि दो टाइप के होते हैं। देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन की अब कहानी है। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है म्यू एस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इनटू नॉर्मल रिएक्शन। जहां पे आप फ्रिक्शन दिख रहे हो, मान लो यहाँ पे आप फ्रिक्शन दिख रहे हो, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा एन, और कल बताया था मैंने नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है जो भी वहां पे होगा वो, तो म्यू एस उस वहाँ का सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और वहाँ का नॉर्मल रिएक्शन, ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। और ये बेटा किसी भी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं होती है, ये एफएस मैक्सिमम की वैल्यू होती है। हमेशा याद रखना, हमेशा ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन। कोई भी स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं हो सकता है, हमेशा याद रखना। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन। देखो, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो आप। नॉर्मल रिएक्शन तो चलो ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे म्यू कुछ को भी गिवन है आपके पास, म्यू की वैल्यू 0.2 दे रखी है, बॉडी स्टैटिक है तो वही म्यू एस हो जाएगा। 0.2 क्या हो जाएगा? म्यू एस। और बॉडी चलने लगेगी तो वही क्या हो जाएगा? म्यू के। ठीक है, ओके। वैसे
ऐसे नहीं याद रखो आप, तो आपको याद रखना चाहिए हमेशा कि जब बॉडी स्टैटिक होगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और जब बॉडी चलेगी तो वहाँ पे काइनेटिक, वही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे हम लोग। ये दो अलग अलग केस की बात करें। वैसे यदि हम इसको इवेल्युएट करें, इसको ध्यान दें, किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, तो आपने ग्राफ में देखा था कि एफएस मैक्सिमम हमेशा ज़्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। इसको आप लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हो। हमेशा ये एफ के से ज़्यादा होता है। इस रिलेशन से याद रखोगे तो देखोगे आप कि यहाँ से इसको इसमें रख डालो तो यहाँ पता चलेगा म्यू एस और म्यू के, हमेशा म्यू एस बराबर होता है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा होता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के। आप बोलोगे सर कैसे? देखो यहाँ से तो आपको दिख ही रहा होगा कि एक और ग्राफ से दिखा होगा एफ एस बराबर होगा। यदि आप कहना चाहोगे कि एफ एस मैक्सिमम कैसे हो रहा है सर, वो देखना है, तो उसके लिए डिस्कशन ये है कि भैया इस बॉडी को चलने के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन, चलेगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और स्टैटिक रहेगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन मैक्सिमम स्टैटिक के बाद अप्लाइड फोर्स आपने लगाया और इतना ज़्यादा लगाया कि स्टैटिक की वैल्यू क्रॉस करके प्ले होने लगा काइनेटिक फ्रिक्शन और बॉडी चलने लगी। तो वहाँ पे दो बातें हो रही है, एक तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है और एक बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन भी दे रहा है और एनर्जी दे रहा है, इसलिए वो काइनेटिक फ्रिक्शन को कम करना पड़ता है अपने वैल्यू को। ओके गाइस, तो यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत आसानी से आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ। इसके बाद इससे अप्लाइड एक क्वेश्चन करते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। ओके, इसे यदि आप इससे एक क्वेश्चन यदि मैं आपको करके दिखाऊं, देखो मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि रोड सर बैंक है, थीटा एंगल रख दिया, और यहाँ पे कोई एक कार रख दी हमने, ठीक है, और एक कार जा रही है, इस कार का मास m है, तो इसका mg नीचे लगेगा। ओके सर, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा क्योंकि कांटेक्ट सरफेस बनेगा ये। तो देखो किसी को ब्रेक करने में दिक्कत हो ना, और मान लो कि क्या हो रहा है कि ये फ्रिक्शन भी है, क्या है, फ्रिक्शन, और कार यहाँ पे रेस्ट पे थी। अब एक कार को क्या हो रहा है, कार ऐसे आ रही है, सपोज मर्जी हमारी, और यहाँ पे आप कह रहे हो कि यहाँ पे सर कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, तो एक यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि मोशन इधर हो रहा है, तो उसके अपोजिट ये फ्रिक्शन लगेगा, और बॉडी यदि चल रही है तो एफ के लगेगा, और कोई तीसरा फोर्स लगेगा। तो ये है। अब लोगों को ब्रेक नहीं करने आता है तो याद रखना, इसको थोड़ा नीचे की तरफ बनाओ बेटा। ये थीटा है तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा है, और जब ये 90 माइनस थीटा है तो ध्यान रखना ये नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मैंने ये बना दिया, तो ये देखो ये लाइन इस लाइन के 90 डिग्री एंगल बना रही, ओके सर, और ये लाइन तो फिर पूरा ये एंगल 90 बना रही। ये देखो ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, उसमें 90 में थीटा निकालोगे तो ये एंगल पूरा क्या हो जाएगा सर, थीटा। तो mg का इसके ऊपर कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा। एक बार और समझा देता हूँ, देखो जब ये आपका थीटा था, mg नीचे लगता, आपने बढ़ाया है 90 डिग्री किया है, ट्रायंगल देख रहे हो, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। तो आपने कहा नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये भी उसी के अपोजिट लाइन है, देखो, तो ये एंगल भी पूरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 में थीटा निकालोगे तो थीटा आएगा, और हमेशा याद रखना जिससे भी थीटा बनता है वो कॉस थीटा कंपोनेंट होता है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा।
अब किसी को नहीं पता कैसे सर, तो देखो ये यदि mg है और ये यदि थीटा है, यही बात ना, ठीक है। तो हमें cos थीटा यदि निकालना है तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट हमको चाहिए जिस पे थीटा बन रहा है, तो cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ये कंपोनेंट इस लाइन के अलांग, इसको मैं कुछ भी मान लो, a मान लो, तो a अपान mg, तो a इज इक्वल टू mg cos थीटा आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, जिसे थीटा बनता हो cos थीटा, जिसे थीटा नहीं बनता हो sin थीटा कंपोनेंट होता है गाइस। तो ये mg है। अब इससे क्या बन रहा है, इस वाली लाइन से देखोगे ध्यान से, तो mg का 90 माइनस थीटा कंपोनेंट बन रहा है, तो ये बनेगा mg sin थीटा। क्या बनेगा, mg sin थीटा। समझ लो, देखो यहाँ पे बता देता हूँ, ये है नॉर्मल रिएक्शन, ये है तुम्हारा mg, ये लाइन, ये रोड है तुम्हारी, और ये परपेंडिकुलर इधर है, और ये चूंकि ये वाला एंगल तुम्हारा जो है थीटा एंगल था, तो 90 एंगल है, तो 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा होगा, तो ये mg cos थीटा होगा। और इस लाइन के अलांग इस mg का कंपोनेंट होगा mg sin थीटा, और इसके अलांग तुम्हारा जो कंपोनेंट होगा, दिख रहा है गाइस, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा तो मैं उधर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर आपका फ्रिक्शन था Fk, ठीक है गाइस। और हमको लग रहा है कि यहाँ पे देखो ये कार ऊपर नीचे नहीं जा रही है, तो n इज इक्वल टू mg cos थीटा। अब क्या, और ये कार इधर आ रही है, इसका मतलब ये जो mg sin थीटा था इधर वाला, और F के, तो mg sin थीटा बड़ा है, तो आप कहोगे कि mg sin थीटा में से फ्रिक्शन घटा दीजिए, वो दिलाएगा ma का एक्सीलरेशन। बेटा ये बन गई फ्रिक्शन की एफबीटी। आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आई थिंक ये नीचे वाला आया नहीं है, तो मैं इसको मिटा के यहाँ लिख देता हूँ, इसको भी मैं मिटाऊँ, जिसको लेना ले ले। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये और ये बैलेंस हो रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि n इज इक्वल टू mg cos थीटा। और आप कहोगे कि सर इधर कोई फोर्स लग रहा है, हाँ mg का एक कंपोनेंट लग रहा है जो है mg sin थीटा यार, और बॉडी इधर ही जा रही है, तो mg sin थीटा बराबर बड़ा है mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू m इंटू a। ये इक्वेशन तुम्हारी बन जाएगी। अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मैं थोड़ा मिटाता हूँ। अब हमें क्या पता चलेगा, ध्यान दोगे तो, यदि मैं Fk को लेके आऊँ यहाँ से, तो Fk में क्या जानता था, Fk में जानता था म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ म्यू के और म्यू से मत परेशान होइए, गाड़ी चल रही, इसका मतलब ये म्यू के है। आप यहाँ पे पुट कर सकते हो म्यू के, तो क्या था हमारे पास, इस इक्वेशन को लिखो, ये था mg sin थीटा माइनस Fk हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू m इंटू a। तो देखो गाइस यहाँ पे पूछा किस एक्सीलरेशन से गाड़ी जा रही है, तो आप a इज इक्वल टू यहाँ से निकाल सकते हो। अब इसको खोलो जरा, mg sin थीटा माइनस म्यू, n की वैल्यू क्या है बेटा, पहले ये देखो, ये है mg cos थीटा इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू m इंटू a। m कट गया हर तरफ से, ध्यान से देखोगे तो a इज इक्वल टू आ गया आपके पास g साइन थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। दिस इज एक्सीलरेशन ऑफ द कार डाउनवर्ड डायरेक्शन। कोई दिक्कत, ये था अपना फ्रिक्शन का एक एग्जाम्पल, कोई दिक्कत की बात नहीं हमें, ठीक है। तो ए आराम से हम निकाल सकते हैं गाइस, ओके ओके बेटा। तो कहीं भी एक हम फ्रिक्शन लगाना सीख गए बस,
ठीक है, ओके। मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, जिसको ले ले। देखिए अब यही सेम बात जो है फ्रिक्शन की, आप फ्रिक्शन को कहीं भी देख लो यार, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप कह रहे हो कि एक ब्लॉक है सर, देखो यहाँ पे ना एबीडी का क्या चक्कर है हमारा, कि ये हमेशा समझना कि बैंकिंग ऑफ द रोड का मतलब ये एंगल थीटा है, और यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है तो हमेशा mg नीचे लगता है। तो ये पूरा एंगल होगा थीटा, तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। नॉर्मल रिएक्शन इस रोड के, मान लो एक कार थी तो नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट लाइन है, तो ये भी रोड से 90 का एंगल बनाएगी, उसमें से 90 माइनस थीटा निकालोगे तो ये एंगल थीटा बनेगा, तो ये mg cos थीटा होगा, और ये हो जाएगा जिससे 90 ये mg का कंपोनेंट इस पे mg 90 माइनस थीटा जिससे बनेगा वो mg sin थीटा होगा। और यदि इधर कार इधर जा रही थी, इधर फ्रिक्शन था, तो बेटा ये वाला जो फोर्स है वो ज्यादा है mg से, क्योंकि वही लेके जा रहा है, माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू ma, और n इज इक्वल टू क्या था आपके पास mg cos थीटा। पुट कर दोगे तो आराम से आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बेटा कोई बात नहीं, अगला जो हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे बेटा सूडो फोर्स। सूडो फोर्स, सूडो फोर्स बेटा, जिसको डेफिनेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना कि सूडो फोर्स क्या होता है। सूडो फोर्स इज हमेशा always observed from accelerated frame, always observed from accelerated frame, observed from accelerated frame। एक्सीलरेटेड फ्रेम से ही सूडो फोर्स दिखेगा बेटा, ये नोट कर लो भैया, इंपॉर्टेंट बात। एक्सीलरेटेड फ्रेम मतलब ऐसी बॉडी, ऐसा फ्रेम जिसमें एक्सीलरेशन हो, वो है सूडो फोर्स। सूडो का मतलब होता है खोज फोर्स, भूतिया, दिखता नहीं है बट होता है बेटा। बताता हूँ ये क्या होता है, ये हमेशा नोट करो, ऑलवेज ऑब्जर्व फ्रॉम एक्सीलरेटेड फ्रेम। मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना जरा, थोड़ा इसको मैं मिटाता हूँ, आप नोट कर लो। ऑलवेज एक्सीलरेटेड फ्रेम से ऑब्जर्व करोगे बेटा। देखो ये कोई भी एक कार है आपके पास, ठीक है, और थोड़ा ज़्यादा बड़ी बन गई, तो इसमें से कोई भी बंदा है, इसका ड्राइवर सपोज, इसका ड्राइवर गाड़ी को एक्सीलरेट करता है A0 से, और एक दूर पड़ा हुआ ब्लॉक है, जिसके पास एक मास m है। ये इसको ऑब्जर्व करता है और ये देखता है इस पे सूडो फोर्स। ऑब्जर्वर हमेशा एक्सीलरेटेड फ्रेम में है, तो इसका सूडो फोर्स इस पे देखेगा। इसको सूडो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा इसके एक्सीलरेशन के अपोजिट में होगा, और सूडो फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया
और उसका मैग्नीट्यूड होगा मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू ए नॉट इज द सूडो फोर्स. Pseudo force always observed from accelerated frame and its direction is always opposite to the direction of acceleration of accelerated frame, and magnitude is the product of mass of the observing body and acceleration of the accelerated frame. Its direction is always opposite to the acceleration of axis. तो ये बातें याद रखनी है. ये अब एक बात याद रखनी है कि ये जो ब्लॉक M है वो M हो सकता था रेस्ट पे, हो सकता था चल रहा हो सकता था, ये कहीं भी हो सकता, उससे मतलब इसमें मास चाहिए. हो सकता था ये ब्लॉक इसके अंदर भी हो तो भी उसको सूडो फोर्स दिखेगा, हमेशा याद रखना. अब सूडो फोर्स का एक एग्जांपल देखते हैं हम. मान लीजिए कि एक आईडी में आया हुआ क्वेश्चन है, एक वेज है, एक वेज है, इस पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, एम मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है, और ये ब्लॉक ये हमारे पास है, किसी एक्सीलरेशन से ये वेज जा रहा है, ठीक है. और ये ब्लॉक यहीं पे स्टेशनरी है. देखो देखते हैं क्या हो रहा है. यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है. पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि सूडो क्या है. इस ब्लॉक की यदि हम एफबीडी देखेंगे तो हमको लगेगा कि एक्सीलरेटेड फ्रेम पे बैठेंगे तो इस ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स लगेगा इधर की तरफ. लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा. थोड़ा बड़ा कर देते. ये लगेगा एक सूडो फोर्स एम ए नॉट का. इस ब्लॉक का एम जी था वो नीचे लगेगा, पक्का लगेगा. और एक नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इस वेज के कंटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होने की वजह से ऐसे लगेगा. देखो कितनी कमाल की बात है कि इस नॉर्मल रिएक्शन को पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो ये आएगा, आ गया. अब ये एंगल 90 डिग्री हमने कहा था, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा तो अपने आप क्या हो जाएगा? थीटा. थीटा. तो ये इसका mg का एक कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, और इस mg का एक कंपोनेंट जो है इधर भी जाएगा